देखना सर, चैप्टर नंबर 2 का नाम ये नहीं है पहली बात, ठीक है, सुनना यहाँ पे। सर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा गुडविल, गुडविल पढ़ा है क्या आप लोगों ने? कभी कभी नाम तो सुना होगा गुडविल का। क्या होती है गुडविल? भाई की गुडविल है भाई मार्केट में बहुत तगड़ी, ऐसा कुछ सुना है हम लोगों ने, है ना? रेपुटेशन बोलते हैं हम इसको। हाँ हाँ करा दिया वो जो बैलेंस शीट वाला कह रही है ना? हाँ बैलेंस शीट में जो एसेट कराना था, हाँ हाँ वो करा दिया कल, मतलब परसों वाली क्लास में जिसमें छुट्टी पे थी तू, करवा सब हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो, बस छुट्टी मत लिया करो, तभी ऑल्टरनेट डेज क्लास रखता हूँ। क्यों लेनी है छुट्टी? अब तुम्हारी तबीयत है ना बेटा? अच्छा चलो ठीक है, बस तुम तो मेरे पे ही भारी हो जाते हो, है? चलो ठीक है, सुनना मेरी बात, हम लोग बात कर रहे थे कुछ गुडविल के बारे में। गुडविल क्या होता है सर? गुडविल का मतलब बेसिक अभी तक हम लोगों को जो पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। कोई बेटा आई एम ऑल्सो सॉरी कि मैंने, चलो बैठो बैठो जल्दी बैठो फटाफट टेक दिस। हाँ इसको यहाँ रख दीजिए जो सारा काम था हमें। अब और तो कोई नहीं रहेगा आने वाला, अब वो आएगा नहीं, वो दूसरा आएगा नहीं, रुपेश आता नहीं आएगा, ठीक है? रुपेश भी बहुत छुट्टी मारने लगा है, आज नहीं आया, उसको आ ही नहीं रहा, उसकी मम्मी से बात करता हूँ। चल ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा सुनना, मैं नया टॉपिक उस पर कंटिन्यूशन नहीं, अब हम वापस सेकंड, अभी हम चैप्टर 2 पे आ गए, वही फर्स्ट बुक वाली, ठीक है? वापस से, ठीक है? अब सुनना मेरी बात सर, मैंने कहा गुडविल का मतलब जो अभी तक हम लोग जानते हैं वो क्या होता है सर? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस बोलते हैं। अगर मतलब मान के चलते हैं, एक शीट ऐड करता हूँ, एक मिनट देना सर। मैंने कहा ये हमारा एक बिजनेस है, क्या मान ले, चलो इसको बोल लेते हैं आर्यन लिमिटेड ले लेते हैं, चलो बहुत दिनों से आर्यन का एग्जाम्पल आया है ना सर। आर्यन का गायब हो गया, आ गया, ठीक है? मैंने कहा ये कौन सी फर्म है सर? आर्यन लिमिटेड की फर्म है, ठीक है? आर्यन क्या काम करता है? मैंने कहा भाई ने प्रॉपर्टी डीलिंग की काम स्टार्ट करा, चलो ठीक है, ये चलो रुको रुको, फाइनेंसर, अरे मेरी रेजर का साइज इतना बड़ा किसने कर दिया है बेटा? क्या कह रहे हो? जब पीडीएफ देता हूँ, जब आप लिखते हो, अच्छा हाँ, वो क्या है, वो इसके अंदर वो एक्टिवेट कर रखा है कि अगर ऐसे स्क्रॉल करूँ तो अपना मिट जाता है, ठीक है? वो फीचर है इसका। अब सुनना, आर्यन लिमिटेड, हेलो ये लिमिटेड ही हो गया बस, ठीक है? सुनना मेरी बात, मैंने कहा आर्यन लिमिटेड ने क्या काम शुरू कर रखा है सर? इसका काम है फाइनेंसर, ठीक है? भाई ये काम करता है फाइनेंसर का, पैसे वैसे उधार देता था, ठीक है? अब क्या हुआ, फिर मैंने सोचा चलो ये लाइन ऑफ बिजनेस तो अच्छा है, ये पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। कितने साल से काम कर रहा है यहाँ पर जल्दी बताओ? 10 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है, फाइनेंस की फील्ड में ये काम कर रहा है, ठीक है? अब मैंने सोचा यार, मैंने छोड़ो, रिया ने सोचा रिया लिमिटेड बनाती हूँ, ये काम में फायदा तो बढ़िया है, करना कुछ है नहीं, पैसा लगाना है, पैसा अपने पे बहुत है, क्या करेंगे, बस पैसा उधार पे देंगे, आराम से बैठेंगे, पैसा आएगा, बंदा हमसे लेके जाएगा और हमारे को ब्याज देगा, और नहीं होगा तो 2-3 थप्पड़ थप्पड़ी मार के आने, वो तो हमारे से हो ही जाता है। चलो जी ठीक है, तो मैंने कहा रिया लिमिटेड ने भी फाइनेंस का काम शुरू कर दिया, लो जी जय श्री गणेश, है ना? अब यहाँ पे सुन रहा, लेकिन अब ये आर्यन को भी पता चला, ठीक है? तो आर्यन लिमिटेड क्या है, 10 साल से पुरानी फर्म है, और ये तो अभी नए आए हुए खिलाड़ी हैं, है ना? तो एक बात बताओ, कौन ज्यादा कमा पाएगा? आर्यन की गुडविल होगी, मतलब छोड़ो गुडविल का वर्ड थोड़ी देर के लिए छोड़ता है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, ज्यादा कौन कमा पाएगा? आर्यन ऑब्वियसली। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस लाइन ऑफ बिजनेस में पहले से है, और वो उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन है। ओल्ड कस्टमर, बिल्कुल सर, इसको बोल सकते हैं हम कस्टमर बेस, बोल सकते हैं क्या? ऐसे ही बोलते हैं इसको, कस्टमर बेस है हमारे पास, कि भाई इतने सारे कस्टमर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और वो लोग सारे काम वाम करते होंगे इसके साथ, डीलिंग है इसके साथ अच्छी खासी। अब लेकिन तो ये कितना प्रॉफिट कमा पाता है? ये कहता है अगर मैं एक बंदे को 1 करोड़ रुपए उधार देता हूँ ना, तो मैं उस पर क्या कर पाता हूँ, मैं उस पर कम से कम 20 से 25% का ब्याज कमा लेता हूँ। कितने परसेंट का ब्याज कमा लेता हूँ? 20 से 25% का ब्याज कमा लेता हूँ, ठीक है?
मुझे आपसे सवाल है, क्या रिया लिमिटेड भी सेम ब्याज कमा पाएगी या उसे कम करना पड़ेगा? कहने का पर्पस ये है, आर्यन लिमिटेड ने फाइनेंसर का काम शुरू कर रखा है, ठीक है, 10 साल से आप टिके हुए इस लाइन में। ये रिया लिमिटेड है, ये नए बंदे आए हैं जो आपकी फील्ड में वर्क करेंगे, ठीक है। क्या हो गया मित्र, है चलो आज स्कूल नहीं, चलो सुनना, ठीक है। हम लोगों ने गुडविल चैप्टर स्टार्ट करा भाई, वापस से हम लोग फर्स्ट बुक पे। मेरे को एक चीज़ तुमने कम से कम 20 मिनट रुपी जाता है, इससे बढ़िया अगली बार से 15 मिनट पहले स्टार्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। चलो एक बार बस दोबारा से सुन लेना, हम लोगों का चैप्टर हमने स्टार्ट करा है गुडविल, ठीक है। और उसके अंदर अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक आर्यन लिमिटेड है जो फाइनेंसर है, जो काम करता है, कितने टाइम से काम कर रहा है सर? 10 साल से काम कर रहा है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन बन चुकी है, अच्छा खासा कस्टमर बेस है, ठीक है। अब ये अगर 1 करोड़ रुपए उधार पे देता है तो ये 20 से 25% उस पर कमा लेता है। कितने रुपए कमा लेता है? 20 से 25% कमा लेता है। लेकिन अब यहीं पर एक रिया लिमिटेड न्यू स्टार्टअप है, ये न्यू स्टार्ट हुई है बिजनेस में, और ये क्या कर रही है सर? अगर ये 1 करोड़ रुपीस उधार पे देगी, क्योंकि 1 करोड़ इसके पास भी है, 1 करोड़ आर्यन के पास भी है, लेकिन सर इसको कमाने को क्या 20 से 25% मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? कम मिलेगा सर, कम मिलेगा। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, इसको 15% मिल जाएगा, और इसको भी एक फिक्स्ड फिगर दे देते हैं, इसको 25% डाल दे, ये सॉरी 20% डाल देते हैं, 25% रखते हैं, डन। तो एक बात बताओ मुझे सर, ये इसको कुछ एक्स्ट्रा सुप्रीमेसी मिल रही है क्या? कुछ किसको? आर्यन को कुछ अच्छा खासा कुछ एक सपोर्ट मिल रहा है, वो कौन दे रहा है इसको सपोर्ट? सर वो गुडविल दे रहा है, और यहीं से गुडविल की डेफिनेशन निकल के आती है। आप लोगों को इतना तो पता था कि गुडविल का मतलब होता है मार्केट की रेपुटेशन, लेकिन अब आपको इन द 12th क्लास आपको उस रेपुटेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखनी है, और वो क्यों सीखनी है, कैसे सीखनी है, वो सारे एग्जांपल लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने गुडविल का मतलब समझा, और गुडविल का मतलब क्या होता है, आ जाओ एक बार डेफिनेशन रीड करके देखते हैं। सर गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल मीन्स वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। पहली बात तो ये वही बात हो गई, वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन, यहां तक हमें पता था। ऑफ द फर्म दैट इनेबल्स, यहां से नया है, यहां से नया है, क्या है? दैट इनेबल्स अ फर्म टू अर्न प्रॉफिट मोर देन दी नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है आप लोग मुझे बताओगे? आप लोग समझ में आया नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? आइडिया लगा ऊपर वाले एग्जांपल से? नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होगा? 15 या 20%? 15%। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब नया नवेला कोई भी आएगा ना तो वो भी कितने रुपए कमा लेगा? 15%, तो वो भी कमा लेता है। जो पुराना बंदा बैठा हुआ टिका हुआ है वो कितने कमाता है सर? 25%। जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो अर्न कर पा रहा है ड्यू टू इट्स रेपुटेशन, वही गुडविल की वैल्यू है। वही क्या है सर? गुडविल की वैल्यू है। इस चीज में किसी को कोई डाउट, शंका, परेशानी? ये समझ में आया? गुडविल का कॉन्सेप्ट आज के बाद याद रखोगे। कोई पूछे रेपुटेशन मत बोलना, आज के बाद से क्या बोलना कि सर वो रेपुटेशन जो हमारे को मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। डन? चलो जी, अब सुनना एक और एग्जांपल यहीं पर। अब हुआ क्या, अब मैं था थोड़ा चालाक बंदा, ठीक है, ये चल रही है आर्यन लिमिटेड ऑलरेडी रनिंग, समझना, ठीक है। तो आर्यन लिमिटेड चल रही थी, इसके पास कुछ एसेट्स होंगे, हाँ सर एसेट्स होंगे। मैंने कहा लेट सपोज 10 करोड़ रुपीस के एसेट्स हैं, ठीक है। एसेट समझता है एसेट, ठीक है। दूसरा मैंने कहा लाइबिलिटीज भी थी कुछ ना कुछ लोन वोन पे पैसा वैसा ले रखा होगा। मैंने कहा 3 करोड़ की लाइबिलिटीज है। तो नेट में मुझे बताओगे इसके पास वर्थ कितने की है? इसकी वर्थ कितने की है सर? वर्थ होगी 7 करोड़ की। कैसा क्यों बोला सर? मैंने कहा 10 करोड़ आने बनते हैं और 3 करोड़ जाने बनते हैं, तो मोटा मोटा इसके पास, अगर इसके पास वर्थ जो है वो इसकी 7 करोड़ की वर्थ है। डन है क्या? यहाँ तक समझ में आता है? अब मैंने सोचा मैं नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करूँगा। मैंने क्या सोचा? मैं नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करूँगा। लेट सपोज ये कोई, चलो मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ मिस्टर ए थे कोई, वो कहते भाई हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, वो एक काम करेंगे, क्या करेंगे, जाके आर्यन लिमिटेड को खरीद लेते हैं। अरे मैं क्यों बेचूं? ऐसा बोलेगा ये? बोलेगा, कहेगा मैं क्यों बेचूं, मैं तो पुराना टिका हुआ बंदा हूं और मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरा बिजनेस धंधा बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो आप एक बात बताओ सर, पर ये बोलेंगे ना भाई देख ऐसी बात है, वो मिस्टर आके आर्यन को कन्विंस करेगा, कहेगा यार एक बात बता, देख तेरे पास एसेट है 10 करोड़ के, तेरे पास लाइबिलिटी है 3 करोड़ की, मैं तेरे को 7 करोड़ अभी इन हैंड दे रहा हूँ ना, बेच दे। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या होगा कि भाई 7 करोड़ रुपए मैं क्यों दे दूं? वो जो मेरी मेहनत है पिछले 10 सालों की, उसके पैसे कौन देगा? अगर तू वो देने के लिए रेडी है तो चलेगा भाई, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, यानी कि ये मिस्टर ए आएंगे, इससे प्रपोज करेंगे, पहले इसके बिजनेस की वर्थ निकलेगी। क्या निकलेगी? पहले इसके बिजनेस की वर्थ निकलेगी, और वो निकल गई। वो कैसे निकलती है? आप सर ऐसे ध्यान रखना, एसेट में से आपको लायबिलिटीज माइनस करना है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है बुक के।
ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको यही लिख के दे रखा है, आपको एसेट दे रखा है, आपको लायबिलिटी दे रखी है, आपको क्या निकालना है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके नेट वर्थ निकाल देनी है, बस बात खत्म कर देनी है, ठीक है। और वही आपकी गुडविल भी निकल जाती है अगर कुछ ना बोला जाए तो। वैसे गुडविल नहीं निकलती, उसके अंदर कुछ अलग कुछ नहीं होता, बस ऐसे समझना, वर्थ ऐसे निकलती है, ठीक है। तो अब लेकिन चलो 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 ठीक है, अब ये एस्टिमेशन मैंने आर्यन से कहा, तो अब एक बात बताओ, आर्यन कितने रुपए में मान जाएगा? इस गुडविल पे डिपेंड करता है। सर वो गुडविल की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? डिमांड करेगा, लेकिन कुछ का कुछ बेसिस होगा या नहीं होगा। चलो ऐसा बोलते हैं, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पे मैंने बोला चलो इसने अपनी गुडविल के लिए ना ऐसे बोला, प्रपोजल रखा, ठीक है भाई तुम आए हो खरीदने। मैंने कहा, आर्यन ने एकदम से बोला 20 करोड़ रुपए दे देना गुडविल के। 7 करोड़ का बिजनेस है, कहता है भाई 20 करोड़ रुपए दे देना मेरे को मेरी गुडविल के नाम के, मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ आप क्या इस बिजनेस को 27 करोड़ में यस बोलोगे या नो बोलोगे? सर इसके ऊपर तो हिसाब किताब बिठाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर अलग से हिसाब किताब बिठाना और आप एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन निकालोगे। क्या निकालोगे? आप देखो, आप बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ऐसा ही रियल लाइफ में होता है, ऐसे ही रियल लाइफ में होता है। अगर आपने मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में सुना हो, सुना है क्या मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्या होते हैं? सर कुछ मर्जर तो सुने होंगे, हीरो होंडा का मर्जर सुना होगा आप लोगों ने, उसको वेंचर बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जैसे टाटा ने जैगुआर को एक्वायर कर लिया था, आप लोगों ने ये भी सुना होगा। ये टॉपिक उसके अंदर यूज होता है, और एक्चुअली ये टॉपिक ना अकाउंट्स का नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। क्या है, ध्यान से सुनना। यानी कि अगर कोई दो कंपनीज खरीदने जाती है ना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है ना, वो बीच में क्या उठता है? गुडविल के ऊपर ही उठता है। किसके ऊपर उठता है? गुडविल के ऊपर। अब सर ये 20 करोड़ का गुडविल का अमाउंट सही है या नहीं है, हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको हमें एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। अब मान के चलो मैंने ना एक सिर्फ एक एग्जांपल समझना, मैंने अपनी एक कैलकुलेशन बिठाई किसी भी तरीके से, कुछ मेथड्स होते हैं, 4-5 तरीके के मेथड्स हैं। आपने वो कैलकुलेशन लगाई और इस मिस्टर ए ने ना हिसाब किताब लगाया, क्योंकि ये था चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सीए था, दिमागदार बंदा था, अकाउंट्स के बारे में सब कुछ जानता था। इसने कहा ऐसा नहीं होता आर्यन भाई, आप 20 करोड़ रुपए बोल रहे हो, मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, बाय व्हाटएवर द मेथड जो मैंने अपनाई, मेरी कैलकुलेशन कहती है आपके बिजनेस के 12 करोड़ रुपए की गुडविल तो बनती है। ये भी कैसे बनाया मैं मान के चलता हूँ। अब आप बताओ सर, आर्यन मानना चाहे तो मान जाएगा, लेकिन ये समझेगा। अब ये 12 करोड़ हमारा जो ये चैप्टर ना इस 12 करोड़ के ऊपर है कि ये कैलकुलेशन कैसे आई, ये जो कैलकुलेशन है ये वाली कि गुडविल कैलकुलेट कैसे हुई। लेट सपोज, चलो अब आर्यन मान गया, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि मेरे को आगे कंक्लूड करना। 2 तरीके की जो गुडविल होती है, एक्चुअली 2 तरीके की नहीं होती है, वो एक ही तरीका होता है, बस दोनों के नजरिए होते हैं, समझना। चलो आर्यन मान गया, और आर्यन क्या कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, आपने अच्छे से कैलकुलेशन करी होगी, तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है भाई, इस बिजनेस की वैल्यू कितने की निकल गई? 12 करोड़ की गुडविल है। ठीक है, मेरे को आप कितने दे दो? 19 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको बिजनेस दे देता हूं। कितने रुपए दे दो जल्दी बताओ? 19 करोड़, 1000 नहीं बेटा, ये 1000 बोला, ठीक है, 19 करोड़ रुपए दे दो, मैं मान जाता हूं, मैं आपको बिजनेस देने के लिए रेडी हूं, ठीक है जी। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, ये जो आर्यन लिमिटेड है, क्या इसने ये 12 करोड़ रुपए की कहीं एंट्री अभी तक कर रखी होगी बिजनेस बिकने से पहले? नहीं, वो प्रॉफिट नोट होगा, लेकिन ये गुडविल, ये जो 12 करोड़ ऊपर एक ऐसे अमाउंट मिल रहा है मुझे हवा में, जैसे मान के चलो मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, सर इसकी कोई एंट्री उसने नहीं कर रखी होगी। पता है क्यों नहीं कर रखी होगी? पता है क्यों? सर क्या इस 12 करोड़ के लिए कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करती होगी क्या? हम वही आज तुम्हें समझाने वाला हूँ कि वो जो गुडविल हम इंटेंजिबल एसेट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो कौन सा था फिर? ये तो आप कह रहे हो ये तो रिकॉर्डेड नहीं रहता। सर बिल्कुल मैंने मान ली, इसकी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, और ये रिकॉर्ड भी नहीं होता। क्या बोला मैंने? ये रिकॉर्ड भी नहीं होता। सर बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, आप कैसी बात कर रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। मैं बताऊं कैसे, एक बार सुनना। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो मैं आपको पहले से बताता हूँ। क्या सर बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो ये जो सीए आएगा, ये सीए आएगा, क्या ये इसके लिए 12 करोड़ रुपए इसको देगा? हाँ सर देगा। तो 12 करोड़ रुपए दे तो रहा है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन आ तो गई। सर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ना आर्यन लिमिटेड के अंदर नहीं हो रही है, वो पता है क्या है, वो आर्यन लिमिटेड को पैसे नहीं जा रहे 12 करोड़, पता है किसको जा रहे हैं? आर्यन को जा रहे हैं। और आर्यन लिमिटेड और आर्यन इज अ डिफरेंट पर्सन। कितनी बात समझ में आती है? तो सर आर्यन लिमिटेड
के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ये 12 करोड़ रिकॉर्डेड नहीं होंगे। हाँ, आरएन के अकाउंट में पैसे जाएंगे। वो किसके पर्सनल अकाउंट में? क्योंकि आज से तो आरएन लिमिटेड मेरी रही नहीं, तो आरएन लिमिटेड में कैसे एंट्री कर सकते हैं हम लोग? बात समझ में आ रही है? आरएन से खरीदने के लिए मैंने आरएन लिमिटेड को थोड़ी पैसे दिए, वो तो मेरी ही हो गई। कल को बस मैं आरएन को पेमेंट करूंगा, तो आरएन हाँ अपनी बुक्स में चाहे तो वो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वहां पर भी रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो आप फ्यूचर में जाके कभी पढ़ोगे। अब सुनना, बट अब एक बात बताओ, जो CAA है उसने इसको परचेज करा है 12 करोड़ में, तो इसके लिए तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना भाई? हाँ सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसने पेमेंट करी है, इसने अपने बिजनेस के अकाउंट से ही पेमेंट करी होगी। जैसे मान के चलो अगर ये टाटा होता और ये जैगुआर होता, तो हमने जो ये पेमेंट करी होती, जिसकी बिजनेस हम एक्वायर कर रहे हैं, वो जैगुआर के ओनर्स को करी होती है ना। बट यहां से पेमेंट जो गई है वो कहां से गई है? वो तो बिजनेस से गई है, वो टाटा से ही गई होती। आप इस बात को समझ पा रहे हो? और अगर टाटा से गई है, मेरी बात ध्यान से समझना, टाटा से गई है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन आ गई या नहीं आई? आ गई सर। और अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन आ गई तो यानी कि जर्नल एंट्री तो हुई होगी, यानी कि सर हम पता है यहां पर गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। सर यहाँ पर दो चीजें हमें समझ में आई, दो तरीके की गुडविल होती है। एक्चुअली वो दो डिफरेंट टाइप नहीं है, बस वो दो नजरिए हैं। तो समझते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुडविल, ऐसे बोला गया है, टू टाइप्स ऑफ गुडविल। पहला होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सा होता है? सेल्फ जनरेटेड, जिसने कमाया है। कौन था अपने केस में? आरएन लिमिटेड है। तो वहां पर उसके लिए वो इंटरनली जनरेटेड हो गया क्या? हाँ सर, वो इंटरनली जनरेटेड हो गया। तो क्या हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा होगा? नहीं सर, क्योंकि उसके लिए कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती होगी, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा होगा। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, आपसे MCQ में सवाल आ सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है, कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है या नहीं होती है। तो आप सारा सर मना करके आओगे। बट आप समझो परचेज गुडविल, जिस बंदे ने, यानी कि वो जो CAA उसने परचेज करा है, तो परचेज करने के लिए तो पैसा दिया होगा, अपने बिजनेस के अकाउंट से दिया होगा, तो ये तो एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, हेंस इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो दो हमारे पास गुडविल आई। अच्छा एक बात बताओ, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल और ये परचेज गुडविल, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? अगर वैल्यू देखी जाए तो सेम है, बस साइड का फर्क है। एक इस साइड खड़ा है और एक इस साइड खड़ा है। वैल्यू तो 12 करोड़ की है। ऊपर देख लो सर, इसी 12 करोड़ की बात हो रही है। अगर देखा जाए तो बात तो इस 12 करोड़ की हो रही है। अब एक अगर मैं आरएन लिमिटेड की तरफ से देख लूं तो ये सेल्फ जनरेटेड है, और अगर मैं CAA की तरफ से देख लूं तो ये क्या है? परचेज है। हाँ यहाँ पे या यहाँ पे? इधर इधर क्या होगा? सर जैसे आरएम ने इसे रन कर दिया तो इसमें गुडविल ठीक है, दूसरी कंपनी से खरीदेगी या जैगवार से खरीदेगा तो जैगवार लिमिटेड होगा, तो गुडविल तो इफेक्ट होगी ना इसकी गुडविल इंपैक्ट इतनी जल्दी? हाँ वो भी होता है, वो भी होता है, वो बाद में होता है। उसकी अकाउंटिंग आप फ्यूचर में जाके सीखोगे कि जब वो गुडविल इंपैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास के कैश फ्लो चैप्टर में, ठीक है। अगर किसी ने कैश फ्लो चैप्टर पढ़ा हो, अभी तो किसी के स्कूल में नहीं स्टार्ट हुआ होगा, उसके अंदर एक अमोर्टाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट आता है, फिर हम उसको उस तरीके से उस टाइम पर बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आया टाइप ऑफ गुडविल। अब लेकिन मैंने आपको बोला था ये चैप्टर किस चीज के ऊपर है? ये 12 करोड़ कहाँ से आया भाई? आपने सर ये अभी भी नोशनल फिगर ही लिए एक तरीके से, तो आपने हमें अभी तक हमें बेसिस नहीं सिखाया कि कैसे ये गुडविल कैलकुलेट हो गई, अपने आप से हो गई क्या? मजाक है क्या कोई? नहीं सर, कोई मजाक नहीं है सर, इट इज अ कंप्लीट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको इसको रटवाऊंगा नहीं, मैं सारा प्रैक्टिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे एग्जाम्पल चले हैं वैसे ही। और आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपको सब समझ जाएगा, ठीक है, कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे बना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आया तो अच्छा ऐसे आया। चलो एग्जाम्पल वाइज समझना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एवरेज मेथड है, अपना वेटेड एवरेज मेथड है, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड है, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो कहीं ना कहीं गिनती के 4 मेथड एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, जिससे हम गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैं वो कंप्लीट आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। चलो पहले मेथड की और बढ़ते हैं, समझ आसान है बड़ा। एग्जाम्पल समझते हैं और उसी से समझ में आ जाएगा। चलो कौन कौन जा रहा था बिजनेस खरीदने? हम यही एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। आरएन लिमिटेड था, आरएन लिमिटेड को खरीदने चले थे मिस्टर CAA, है ना, या CAX बोल देगा यार, CAA थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है ना, CAX बोल देता है। चलो तो ये इसको परचेज करने जा रहे हैं। अब बताओ
कैसे परचेस करें, मतलब परचेस करेंगे एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू तो हम दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो गुडविल की कैलकुलेशन ये कैसे करें, गुडविल की कैलकुलेशन का सवाल उठा है। सर CAX को परचेस करना है, किससे परचेस करना है, RN लिमिटेड से। तो एक बात बताओ, वो इसको किस चीज की पेमेंट करेगा, वो मतलब इसको जो CAX है इसको एक्स्ट्रा क्यों देगा, क्योंकि एक बात बताना, पहला सवाल, ये RN लिमिटेड बिक गई है, ये आपको कब तक पता चलेगा, एक बात बताना, ये आपको नहीं, इसके कस्टमर्स को कब तक पता चलेगा, सबसे पहला सवाल यही होता है। क्योंकि देखो RN लिमिटेड को हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हैं, गुडविल को रिकॉल करते हैं एक बार, गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो कस्टमर बेस या वो रेपुटेशन इन द मार्केट जो हमें एक्स्ट्रा पैसे दिलवा रहा है, जो हमें एक्स्ट्रा पैसे दिलवा रहा है। तो अब एक बात सोचना, ये जो CAX है भले आज इसको खरीद लेगा, लेकिन क्या ऐसा होगा कि एक ही दिन में बस सबको पता चल गया कि हाँ बिक गया, अब इसको छोड़ देते हैं, ऐसा करोगे? मान के चलो ये ओम स्वीट्स है, ये जो बाहर है आपका ओम स्वीट्स है, आपको पता है इसका ओनर कौन है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ओम स्वीट का ओनर कौन है मेरे को तो ये पता, ओम स्वीट है। अब इसका ओनर चाहे ये रहे, चाहे वो रहे, चाहे मैं रहूं, चाहे कोई भी हो, हमें इससे क्या मतलब? हम तो जाते हैं ना खाना खाने, हमने डिनर करने जाएंगे, हमारे को तो या डिनर या ब्रेकफास्ट, कभी भूख लगी चले गए, है ना। तो यानी कि कस्टमर इंपैक्ट ओनर से इतनी जल्दी नहीं पड़ता, लेकिन एक बंदा है जिसने वो गुडविल बना दी है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कस्टमर इंपैक्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, भले बिजनेस सेल हो गया, भले बिजनेस सेल हो गया, बट फिर भी लोगों को पता चलते चलते तक काफी टाइम लग जाएगा क्या? हाँ सर। और लेट सपोज टाइम पीरियड लिख रहा हूं मैं यहां पर, टाइम पीरियड टिल कस्टमर नोज दैट ओनरशिप चेंज। क्या लिखा मैंने? वो टाइम पीरियड जब तक कस्टमर्स को पता चलेगा कि ओनरशिप क्या हो गई, बदल गई है। सर वो टाइम पीरियड कितना है? लेट सपोज मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ, लोगों को एक एस्टिमेशन तो लगाना ही पड़ेगा भाई, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, मैं कैसे बता दूंगा, बट एक एस्टिमेशन ले लेते हैं, क्योंकि हम दोनों बैठे हैं डील कर रहे हैं भाई, और डील करते टाइम तो ऐसा ही चलता है कि चल भाई अंदाजा लगा लेते हैं, 2 साल लगेंगे हमें। कितना टाइम लगेंगे? 2 साल तक कस्टमर्स को पता नहीं चलेगा कि RN लिमिटेड किसी और की हो चुकी है, तो हमने बोला 2 साल लग गए। अब यहीं से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि ये 2 साल तक होगा क्या? 2 साल तक पता है क्या होगा? CAX पैसे कमाएगा, किसके नाम पर? RN लिमिटेड के नाम, RN के नाम पर। RN की कमाई हुई गुडविल पर कौन पैसा कमाएगा? जल्दी बोलो। CAX कमाएगा। तो सर बस मिल गई गुडविल की वैल्यू, आप खुद सोच लो, मतलब बस 2 साल में तुम कितना कमा लोगे उसको एस्टिमेट कर लो, बस 2 साल में तुम कितना कमा लोगे उसको एस्टिमेट कर लो, वही गुडविल की वैल्यू है। एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। सर आप लोगों ने 11th क्लास में मीन पढ़ा था, मीन हम लोगों ने मीन पढ़ा था, एवरेजेस होता था। एवरेज का मतलब क्या होता था कि एस्टिमेशन, एवरेज का मतलब ही यही होता है कि एस्टिमेट लगा रहे हैं। जैसे मान के चलो एक बच्चे के 50 नंबर आए, 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, 3 मार्क्स है, इसकी एवरेज लेते कैसे लेते थे? प्लस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर लो, तो कितना आया? 50, 10, 60, 60 और 2 80, इसको थोड़ा चेंज कर लो भाई जरा, 80 इसको 40 कर लो, इसको 10 कर लो, ठीक है। कितना हो गया? 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 20। ये एवरेज वैल्यू है, ये मीन आ गया इसका मीन। और ये मीन पता है क्या कहता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मीन क्या कहता है कि अब मुझे लगता है कि आपने ये पहले साल नंबर लाए थे, ये आपका सेकेंड ईयर में नंबर आए या आपके थर्ड ईयर में नंबर आए, तो बताओ फोर्थ ईयर में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मेरे नंबर कितने आ जाएंगे? तो नहीं 60 नहीं, 60 तो टोटल है तीनों सालों का, बट जो एवरेज निकाली, एवरेज मार्क्स आपके कितने आ सकते हैं? सर मैंने कहा 20 नंबर की आपकी एक्सपेक्टेशन मुझे लग रही है, यही आपको मीन कहता है। ऐसे ही काम करते हैं ना। अब आने वाले 2 साल हम आप RN के नाम पर प्रॉफिट कमाने वाले हैं। किसके नाम पर? RN के नाम पर। तो मैं आपको एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ, इसको हटा दूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बस मीन का मीनिंग समझाएगा आप लोगों को, समझना। तो मैंने कहा एग्जाम्पल लेते हैं 2022-23 में, ये मैंने आपको RN लिमिटेड के प्रॉफिट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट्स लिख के दे रहा हूँ। 2022-23 में RN लिमिटेड ने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। कितने करोड़ का? 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। साथ फिर 23-24 में इसने कितने का कमाया? सर ऐसा बोल देते हैं 25 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 25 और कितना हो गया ये? 45। और 24-25 में भाई ने प्रॉफिट कमाया कितने का?
15 का ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं और आज हम पता कब खड़े हैं, आज हम खड़े हैं 25-26 में और हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं इस प्रॉफिट को कि एस्टिमेट बता दो कि कितना प्रॉफिट आएगा। तो सिंपल है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस इन तीनों को प्लस कर देते हैं और एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ सर, 20 + 25 + 15 डिवाइडेड बाय 3। तो सर 20 ये हो गया 60 ऊपर और डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया जल्दी बोलो, 20 करोड़। 20 करोड़ का हमें लग रहा है 20 करोड़ का इस बार प्रॉफिट आएगा। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनोगे, पहले आप यहाँ तक समझ चुके हो गया, मैं दोबारा कंक्लूड करता हूँ। क्या हो गया, ऊपर से क्या गया, बाउंसर तो नहीं चला गया, कोई बात नहीं बेटा, वो आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेगा अपने आप सब हो जाएगा। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट करते हैं, एक बारी कॉन्सेप्ट बोल प्लीज सुनो। मैंने कहा RN लिमिटेड हम उसको परचेज करने जा रहे थे, हमने परचेज करने गए और हमने कहा कब तक, पहले हमने वो पीरियड पता करा कि कस्टमर्स को कब तक पता नहीं चलेगा कि RN लिमिटेड बिक गई, डन है। तो मैंने कहा 2 साल तक नहीं पता चलेगा, यानी कि 2 साल तक हम किसके नाम पर प्रॉफिट कमाएंगे, RN के नाम पर प्रॉफिट कमाएंगे। फिर हमने कहा RN प्रॉफिट कमाता कितना है हमें ये तो बताओ, तभी तो हम एस्टिमेट लगाएंगे कि आने वाले टाइम पर RN के नाम पर हम कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं। बात खत्म हो गई। तो मैंने कहा, मैंने आपको एक डेटा दिया, मैंने कहा 22, 23, 23, 24 और 24, 25 का प्रॉफिट आपको मिल गया। अच्छा ये आप पता भी कर सकते हो, जब आप किसी दूसरी फर्म को खरीदने जाओगे ना कभी, तो आप उससे उसका P&L मांग लो और P&L में हम क्या निकाल देते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो वहाँ लिखा होगा, ये बड़ी आसान सी चीज़ है। चलो 20 करोड़, 25 करोड़ और 15 करोड़ का प्रॉफिट था और इसकी एवरेज ली तो मुझे पता चला 20 करोड़ मैं कमा पाऊंगा RN लिमिटेड के नाम पर ये 1 साल का है या 2 साल का है, ये वाला जो 20 करोड़ निकल के आया, नहीं बेटा ये 3 साल से एवरेज निकली है। सर 3 साल का प्रॉफिट प्लस करा और डिवाइड बाय 3 करा तो ये 1 साल की एवरेज निकली है। कितने साल की एवरेज निकली है, 1 साल की, कि पर एनम में 1 साल में पर एनम में मैं 20 करोड़ कमा पाऊंगा। तो मैं 2 साल में कितना कमा लूंगा, 40 करोड़। तो यानी कि अगर मैं इसको 2 ईयर का प्रॉफिट निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं RN लिमिटेड के 2 साल के पीरियड में कितना कमा पाऊंगा RN के नाम पर। तो 20 करोड़ इनटू में क्या कर दो 2 ईयर। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ भी नेमिंग दी क्या, एक भी नेमिंग नहीं दी सर मैंने आपको। मैं चाहता मैं फॉर्मूला रटवाता और काम खत्म करवाता, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में देखना। तो 20 करोड़ इंटू में 2 करा कितना आया सर 40 करोड़। और ये 40 करोड़ ही क्या है, ये 40 करोड़ इज नथिंग बट भाई गुडविल है आपकी, जो RN के नाम पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो मैंने बता दिया और मैंने कहा ये लो जी ये RN का प्रॉफिट निकला है 2 साल का और यही गुडविल है। तो RN कहेगा अच्छा ठीक है अब तुम 2 साल मेरे नाम पर कमाओगे, लाओ 40 करोड़ दे दो। आगे बात समझ में, ऐसे निकलती है गुडविल। एक मेथड आपका खत्म हुआ। आओ सर नेमिंग करते हैं सारी चीज़ों को, नेमिंग देते हैं। ठीक है, तो दूसरा पहले अगर वो बिना परमिशन के RN का नाम यूज़ करेंगे, RN की कंपनी का, तो RN का केस भी कर सकते हैं। हाँ बिना परमिशन के तो कुछ नहीं, यार सब कुछ परमिशन से हो रहा है। अभी तो मैं RN से खरीदने जा रहा हूँ, RN को गुडविल की पेमेंट कर ही इसलिए रहा हूँ कि भाई तेरे नाम पे चलाऊंगा मैं बिजनेस। ठीक है, पेमेंट करी है, प्रूफ बनते हैं, सारे पेपर्स बनते हैं, पेपर वर्क अलग होता है। ठीक है, वो लॉ का पार्ट हो गया। अब समझना, तो सर सबसे पहली चीज़ मैंने क्या, ये एक फैक्टर है हमें जो पता करना है, इसका नाम क्या है, इसको क्या कहेंगे भाई 2 साल को। ये 2 साल के पीरियड को कुछ कहते होंगे ना, आपको क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर। कि भाई कब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि ओनरशिप बदल गई है, ये वो वाला पीरियड हो गया। ठीक है, ये आपको बुक में नंबर ऑफ परचेज ईयर के नाम पर ही लिखा हुआ मिलेगा या 2 ईयर परचेज लिखा हुआ मिलेगा। तो उसको आप यही मान के चलोगे कि 2 ईयर परचेज का मतलब है कि 2 साल तक लोगों को पता नहीं चलने वाला। दूसरी चीज आप लोगों ने ये जो कैलकुलेट करा है, ये 20 करोड़ जो आपने कैलकुलेट करा है, ये क्या कैलकुलेट करा है सर, ये आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा है। ये आपने एवरेज प्रॉफिट पर ईयर बोल सकते हैं, या आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट पर ईयर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर बोल सकते हैं। और लास्ट में आपने ये क्या निकाल दिया सर, पता है क्या, 20 करोड़ में 20 करोड़ को हमने क्या बोला एवरेज, और इस 2 को हमने क्या बोला, इसको अब हम शॉर्ट फॉर्म में पता है क्या बोलेंगे, NOPY। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, NOPY बोलेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट को जब हमने NOPY से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया सर, गुडविल निकल के आ गई। लो जी गुडविल का फॉर्मूला आपके सामने है, मैं आपको पहले रटवाता, आपके ऊपर से बाउंसर मार के जाता कि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NOPY।
बहुत सिंपल था मेरे लिए बताना, लेकिन अब मैंने आपको सारी चीज़ एक एक डिटेल एग्जांपल के साथ समझा दी जो ऐसा होता है, और यहीं से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है, ऐसा ही बना। डन है? समझ में आया? लिख लो एक बारी, फिर मैं आपको फॉर्मूला वाइज एक बार इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है? एक बार आप ये एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो और ऊपर हेडिंग डालना एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या हो गया? समझ गया? ये पता था नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है? पता था? एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या हो गया? गर्मी होनी शुरू हो गई है ना, गर्मी होनी शुरू हो गई तभी। फिर भी ठंडा है, बट मुझे अभी भी लग रही है गर्मी बढ़िया है। एक बुक देना मेरे को, सेकंड बुक किसी के पास है? मतलब फर्स्ट बुक वो वाली कहाँ होगी? वो तेरे पास तो थर्ड बुक है। हाँ हाँ, हो गया? नोट हो गया? कर लो, कोई नहीं। थोड़ा मुझे भी ब्रेक मिल जाता है, थोड़ा मुझे भी ब्रेक मिल जाता है। स्टार्ट करें आप? एक छोटा सा काम लिख के जाना था ना पानी पीने, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी है तभी। अरे नहीं जाना पड़ेगा है। लिख लेना, कोई बात नहीं, जितना लिख लिया नोटिंग कंप्लीट कर लेना। 1 मिनट मिलेगा सिर्फ 49 तक। 5 मिनट मैं बैठ ही जाता हूँ बेटा, क्लास ओवर कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ। आराम से लिखो। मैं
आलसी कैसे हो गए हो? खाया पिया करो अच्छे से, थोड़ा गर्मियों का टाइम है, वो लिया करो क्या कहते हैं, नहीं फ्रूट्स खाए। ये जो डिजीनेस रहती है ना, इट्स बिकॉज ऑफ फ्रूट, जो मुझे ऐसा लगता है, लैक ऑफ फ्रूट, लैक ऑफ फ्रूट, ठीक है। हाँ मैंने गलती से बिकॉज ऑफ फ्रूट बोल दिया। डन, चलो। अच्छा हाँ बेटा, ये चैप्टर में है ही क्या ऐसा, बस अभी जो मैं अब स्टार्ट कराने वाला हूँ ना, वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, बस अगर वो समझ गए तो उसके बाद तो फिर इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। एनओपी का अब थोड़ा सा दूसरी वाली जो चीज़ है, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बात करनी है हम लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा। हाँ अभी दूसरा मेथड नहीं स्टार्ट हुआ, यही मेथड चलेगा, इसी मेथड में है जो है, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता, फिर फॉर्मूला बचता है, तो समझाना है और खत्म। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगली या उससे अगली मैं मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चेंज इन पीएसआर नहीं, गुडविल की कैलकुलेशन वाला। हाँ चल, ये टीएस गियर वाले में अलग चैप्टर है, हाँ? क्योंकि ये काफ़ी मतलब इसमें भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझने वाले हैं, ऐसा नहीं है। चलो बस 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 बस, अब सुनना एक बात अगली बार। मैंने कहा अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक हमने मेथड सीखा है जिसमें गुडविल कैलकुलेशन करनी होती है। गुडविल का फॉर्मूला क्या निकल के आया, जिसके हिसाब से कि गुडविल इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने, एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजियर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी इंटू में एनओपीवाई करते हैं, तो बात बन जाती है। अब ये एपी कैसे निकलता है सर, एपी, क्योंकि आपने ना पता है क्या करा, आपने जो चीज़ मैं तुम्हें आराम से दे दूँ ना, बस समझ जाना उसी के अंदर टेक्निकलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी क्वेश्चन के अंदर। अब अभी मैंने तुम्हें एक प्रॉफिट्स बड़े आराम से निकाल के दे दी, फाइनल तुमने क्या करा, प्लस करा, डिवाइड बाय 3 करा, बात बन गई। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें होंगी जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसा सही में होना भी चाहिए था यार, देखना समझते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं हम लोग वो समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या करा, ऊपर लिया सम ऑफ प्रॉफिट, ऊपर क्या लिया था जल्दी बताओ, सम ऑफ प्रॉफिट। लेकिन मैं अब यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ हम सम तो लेने ही वाले हैं, पर हम सम लेंगे सम ऑफ फाइनल प्रॉफिट्स, सम ऑफ फाइनल प्रॉफिट्स। अरे बाप रे, या इसको फाइनल की जगह एक काम करते हैं, वर्ड यूज करते हैं सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। बस आगे यही काम खराब हो गया कुछ ना कुछ, यहीं पे ये एडजस्टेड वर्ड आ गया ना, एडजस्टेड का मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है, अब वो समझते हैं वो हुआ क्यों है, कैसे हुआ और कैसे होगा, ठीक है। और डिवाइड बाय तो वही रहेगा, डिवाइड बाय क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, क्या रहेगा नीचे तो नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब ऊपर सेम सेम हमने वहां पर क्या करा था, सम ऑफ प्रॉफिट्स करा था, ये सम ऑफ प्रॉफिट था। अब मान के चलते हैं ये जो सम ऑफ प्रॉफिट है ये हमें एडजस्टेड प्रॉफिट्स दे रखे थे यहाँ पर, लेकिन अगर ऐसा हो कि एडजस्टेड प्रॉफिट्स ना दे रखे हो, पहली बात तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स होते क्या है समझना है। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। हम बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, आर्यन लिमिटेड और सीए एक्स, ये दोनों बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे, कह रहे थे भैया देखो आपने, मैंने ये आर्यन लिमिटेड ने अपनी बैलेंस शीट उठा के दी यहाँ पर, मतलब वो पीएनएल अकाउंट दिया, 3 साल के प्रॉफिट यहाँ ला के रख दिए इसने, 22-23, 23-24 और 24-25, सही है। ये 3 साल के भाई ने अपने प्रॉफिट्स ला के यहाँ पर रख दिए, कहते लो देख लो कितने कितने के थे, 20 करोड़, 25 करोड़ और 15 करोड़, 20, 25, 15, ये 3 प्रॉफिट्स यहाँ पर इसने लाकर रख दिए। बट अब ऐसे नहीं होता, यहाँ पे मैंने कहा आर्यन जी एक बात बताओ, मैं इसका अब ऑब्वियसली सीए बनता, देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सिर्फ प्रॉफिट देख के थोड़ी खुश हो जाएगा, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, पूरा वो जो पीएनएल अकाउंट बनाया होगा इसने उसको स्क्रूटनाइज करेगा, एक एक आइटम पर टिक लगाएगा कि भाई ये खर्चा मैं कंसीडर करूँ। अब जैसे ये तो एक बात बता रहा हूँ, ये अपनी गुडविल की वैल्यू बढ़ाने के लिए, ये अपनी गुडविल की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ वहाँ पे फेक प्रॉफिट दिखा सकता है क्या, जैसे समझना ये पीएनएल अकाउंट होता है, ठीक है, ये ऐसे समझना, यहाँ पे आती है इनकम, राइट साइड क्या आती थी सारी इनकम, और यहाँ सारे क्या आते हैं एक्सपेंसेस,
सारी इनकम राइट साइड, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ ये इनकम को क्या कर देगा, यहाँ इनकम की वैल्यू बढ़ा सकता है, जिससे क्या होगा, इसका नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नेट प्रॉफिट की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी इसकी गुडविल की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि वो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और उससे फिर मेरे को गुडविल के पैसे क्या करने पड़ेंगे, इसको ज़्यादा करने पड़ेंगे। ऐसा होता होगा क्या प्रैक्टिकल लाइफ में? बिल्कुल सर, होता है। सर देखो, हर कोई करता है, सब ट्राई करता है। सर तो फिर अगर जैसे कि कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो वो ऐसे करके प्रॉफिट भी दिखा देगा। वही तो मैंने बोला कि ऐसा, तभी तो वहाँ पे सामने मैंने सीए बिठाया है कि अनपढ़ गवार आदमी होता तो वो दिक्कत होती। इसमें ये पता है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, ठीक है। आप कभी फ्यूचर में जाके पढ़ोगे ड्यू डिलिजेंस, ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये सेपरेट काम होता है। जब ये मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं ना, जैसे टाटा ने जैगुआर को एक्वायर करा होगा, तो ऐसे नहीं करा होगा, पहले एक सीए की टीम बनाई होगी उसने, और उसने कहा होगा जा उसका ड्यू डिलिजेंस करके ला, और ड्यू डिलिजेंस में ये सारे इनकम और ये सारे खर्चों को देखा जाता है कि या ये सही है या ये फेक ले रखे हैं, और सारी चीज़ें एकदम एक एक आइटम को ढंग से स्क्रूटनाइज करा जाता है, और जिसको हम ड्यू डिलिजेंस का कॉन्सेप्ट करते हैं, छोड़ दो, बस इतनी बात बहुत थी। बट अब मैंने कहा क्या हो रहा है, इनकम ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी जा सकती है क्या? हाँ सर, कोशिश करी जा सकती है, लेकिन ये क्या करेगा, CAX क्या करेगा, इसका तो काम है उस चीज़ को पकड़ना, इसका तो काम है उस चीज़ को पकड़ना, अगर ये नहीं पकड़ेगा तो लुट जाएगा, जेब से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, यहाँ पे बैठ के देखा, अब इसे यहाँ पर दिखा, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो भाई इसके साथ घटित हुई होंगी, प्लीज़ ये वाली बात ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इसके साथ घटित हुई होंगी, बट मैं मानूंगा यार मेरे साथ थोड़ी हो सकती है ऐसी चीज़ें, कुछ एबनॉर्मल आइटम्स। कैसे आइटम, जल्दी बोलो, कुछ एबनॉर्मल आइटम्स। अब इनकम दो तरीके, इनकम और खर्चे दोनों ही दो तरीके के होते हैं। एक तो जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले होते हैं, जिनको हम बोलेंगे नॉर्मल आइटम्स। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, नॉर्मल आइटम्स। सर वो तो सारे कंसीडर्ड रहेंगे, वो तो हमें कंसीडर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आरएन ने वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर करेंगे, यानी कि बिजनेस करने के लिए जो जो इनकम जनरेट होती थी, जो जो खर्चे लगते थे, वो सारे हम अच्छे से कंसीडर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो इसकी खुद की गलतियों की वजह से हुई होंगी, जैसे ये लापरवाह था, ये लापरवाह था, और इसने क्या करा, एक दिन ना गैस का स्टोव ऑन छोड़ दिया, और घर खत्म हो गया। घर नहीं, बिजनेस की बात चल रही है, घर पर्सनल कोई नहीं जाएगा, ठीक है, चलो जी। तो मैंने कहा एबनॉर्मल आइटम हुआ, एबनॉर्मल आइटम के अंदर एक ऐसा खर्चा इसने, अब ऑब्वियसली क्या हुआ, और वहां पे पड़ा था 1 करोड़ रुपए कैश, ठीक है, वो तो छोड़ो वहाँ, अब क्योंकि फाइनेंस का ऑफिस अगर कुछ फट भी जाएगा तो क्या ही नुकसान होगा, लेकिन वहां पे 1 करोड़ का कैश पड़ा था, और वो सारा जल गया। लीगल है, NBFC बना के लीगल के साथ काम होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनती है, ठीक है, उसके अंदर काम होता है, हमने रजिस्टर करवा रखा है, मेरा एक क्लाइंट था यहाँ पे, उसके मैं उससे डील करता हूँ, ठीक है, हाँ हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, कभी बैठेगा कभी डिस्कस करेगा, उसकी अलग कंसल्टेंसी लगती है, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है। कुछ एबनॉर्मल आइटम हो सकते हैं, उसमें क्या हुआ कि भाई बैठा हुआ था बिजनेस के अंदर और गैस स्टोव ऑन छोड़ दिया और 1 करोड़ का कैश जल के रहा, नुकसान है क्या? पर एक बात बताओ, वो इसकी गलती ना, अब मैं उसको अपने में खर्चों में, उसकी वजह से मैं क्यों कंसीडर करूं? सर मैं वो कंसीडर नहीं करूंगा, हम वो कोई भी बात एग्री नहीं करने वाले आपसी में जो कि एबनॉर्मल है, अब चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल इनकम हो, ठीक है। चलो जी, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हटाएंगे उसको नेट प्रॉफिट में से, मुझे ये बताओ। सर एबनॉर्मल आइटम में सबसे पहली बात, कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं और कुछ इनकम हो सकती है। क्या हो सकती है जल्दी बताओ? कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, कुछ इनकम हो सकती है, मान जाओ, ठीक है। चलो समझना, मैंने कहा खर्चों को रिमूव करने का, कहां से रिमूव करना है? इस 20 करोड़ में से रिमूव करना है। इस 20 करोड़ में से ये जो एबनॉर्मल खर्चे हैं, ये प्लस हो रखे होंगे या माइनस हो रखे होंगे? आप लोग मुझे बताओगे। नहीं बेटा, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रॉफिट में से तो माइनस ही करते हैं ना हम लोग, तो इस 20 करोड़ में ये जो खर्चे हैं ये माइनस हो रखे होंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे जल्दी बताओ? प्लस कर देंगे। सर आप लोग प्लीज ऐसे पहले समझना है, प्लीज आराम से। इस 20 करोड़ में क्या हुआ होगा? ये खर्चे क्या हो रखे होंगे? कौन से वाले? एबनॉर्मल खर्चे क्या हो रखे होंगे? माइनस हो रखे होंगे। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स बैक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा याद रखोगे, याद रखो, नहीं तो समझ में आ रहा तो ऐसे कि माइनस हो रखा होगा, एबनॉर्मल खर्चा है, जो भी एबनॉर्मल आइटम होगा हमें उसको कंसीडर नहीं करना, दैट इज आउट ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब दूसरी बात, एक इनकम का एग्जांपल लेता हूँ। इनकम का एग्जांपल क्या था कि भाई को ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ। भाई को
2 करोड़ कैश कहीं से पड़ा हुआ मिल गया, ठीक है। फिर मजे आ गए, बात खत्म होगी, छोड़ो भाई अकाउंट्स, ठीक है, FD कराएंगे और आराम से मौज मारेंगे, ठीक है। अब सुनना है, ऐसा मान लो क्रेडिट हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल और भी है बट वो फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा, फिर वो लगेगा बिजनेस वाला एग्जाम्पल हो गया। 2 करोड़ कैश पड़ा हुआ मिल गया कहीं से, क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम है या एबनॉर्मल इनकम है? एबनॉर्मल है भाई, एबनॉर्मल है ना, ये बिजनेस का काम थोड़ी था, ये बिजनेस में थोड़ी मिलने वाले थे, इसने कब वो कोई मेहनत करके थोड़ी कमाया है, ये तो क्या है, पड़े हुए मिल गए। तो इसको नॉर्मल मानूं या एबनॉर्मल मानूं? अब ऐसा बोलता हूं, ये वाला जो एबनॉर्मल इनकम थी इस 25 करोड़ के अंदर इंक्लूडेड थी, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ कैश, इसका 25 करोड़ का जो प्रॉफिट दिख रहा है, क्या वो एक्चुअल 25 करोड़ का होगा या 2 करोड़ तो बस वो पड़ा हुआ इनकम है? 2 करोड़ पड़ी हुई इनकम मिली है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे या हटा देंगे? यहाँ से हटा देंगे, और हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस या माइनस? अब माइनस होगा क्योंकि वो इसके अंदर प्लस हो रखा है, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करने के लिए माइनस, बिकॉज हमें उसे यहाँ पर नहीं रखना। चलो, तो यहाँ पर आप जो इनकम होगी जो प्लस हो रखी होगी, आप उसको यहाँ पे लाके क्या कर दोगे, माइनस। बट आपके बुकिश में जो एग्जांपल्स मिलते हैं मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ, ठीक है सर। बुक में एग्जांपल पता क्या आता है, एक ना मेरे पास वो था, मशीनरी थी, क्या थी, मशीनरी थी। आ गए कोई छोटे मोटे एग्जाम्पलों पे देखना, 12,000 रुपये की मशीनरी थी, ठीक है, कबाड़ी वाला आया, मैं उसको मशीनरी बेच रहा था, ठीक है, और मशीनरी बेचते हैं वो मेरे को 15,000 रुपये देगा उस मशीनरी के। 12,000 की मशीनरी है, 15,000 मिल गए, लेट्स सपोज ऐसा एग्जांपल हुआ, ठीक है। चलो कबाड़ी वाला मत बोलो, किसी बंदे को मैंने चिपका दी, ठीक है, आर्यन को कैसे चिपकाएगा। चलो, तो मैंने कहा 12,000 की कोई मशीनरी थी, वो आर्यन ने कितने की चिपका दी, 15,000 की बेच डाली। अगर वो 15,000 की बेच दी तो सर कितने रुपए का इनकम कमा लिया इसने, 3,000 का। क्या ये बिजनेस का काम था इसका? इसका तो फाइनेंस का काम है, तो ये आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, डन है। तो सर ये जो 3,000 रुपए की इनकम है, क्या बोला मैंने, ये जो 3,000 रुपए की इनकम है जो एडेड हो रखी होगी जिस भी साल के प्रॉफिट में, हम उस साल में से क्या कर देंगे, जल्दी बोलो, माइनस कर देंगे। समझ में आया, डन है, समझ में आया नहीं यार, पक्का, ठीक है। किसी को कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा, पक्का नहीं आ रहा, आ रहा है, ओके। तो अब एक बेसिक एडजस्टमेंट्स आप लोग प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमें एडजस्टमेंट्स आएंगे तो एडजस्टमेंट यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे रखे हैं, या आप लोग घर से जाकर नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, कुछ होती है बेसिक एडजस्टमेंट, प्लीज 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 सामने फोकस। बेसिक एडजस्टमेंट होती है जिसके अंदर क्या होता है, इफ एबनॉर्मल लॉस इज गिवन। मैंने आप लोगों को यही बताया, मैं चाहता रटवा सकता था, मैंने आपको समझाया है क्या, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस है जो किसी भी साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है जो किसी भी साल के प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूडेड है, तो हम उसको जाके क्या कर देंगे, वहां उसी साल के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। लॉस है, हमने ऐड करा, कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लॉस ड्यू टू फायर, जो मैंने आपको समझाया, वही गैस स्टॉप छूट गया और डन। चलो, दूसरा एग्जांपल क्या था, मैंने कहा कोई एबनॉर्मल गेन हुआ किसी साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो अब हम उसको जाके क्या करेंगे, जल्दी बोलो सर, हम लेस कर देंगे। एग्जांपल क्या हो सकता है, वही है सर, गेन ऑन सेल ऑफ कोई मशीनरी, इस नाम से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। आओ सर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि हमें, लिखो, चलो लिखो फटाफट लिखो, मैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन लेके आता हूँ। पीड़ित हो बेचारे वो बच्चे हैं, परेशान हैं, सबसे ज़्यादा रिया परेशान रहती है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रिया परेशान रहती है। पढ़ते हो, ये परेशान नहीं रहती है, ये परेशान करती है। नींद आ रही है, मुझे भी आ रही है। कोई नहीं बेटा, अब तो आज, वैसे आज हमारी अकाउंट की क्लास है, मंडे को अकाउंट की क्लास है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले अकाउंट की क्लास है। मैंने अभी थोड़ा फिक्स कर दिया है, TTS की वजह अकाउंट की वजह से मैं 2 घंटे की करना चाह रहा हूँ, बट वो हो नहीं पाया, सॉरी। मेरे बेटा पेपर है 8 से लेकर 12 तक, तो मैं आप लोगों को ऑफ दूंगा 4 से 12 तक, ठीक है, 4 से 12 इस सर मतलब है। इस बीच में मेरे सारे पेपर खत्म हो जाएंगे सर, नहीं आप ऐसा एग्जाम भी दोगे तो सर रहोगे तो ये पे ना, हाँ होऊंगा ये, मेरे एग्जाम में प्राइवेट देख लेंगे जिसका भी जो भी जैसा रहेगा। अगर किसी का बिल्कुल एग्जाम क्लैश कर रहा हो तो हो गए, तो सर
ये नोट्स अच्छा दो को खत्म ही हो जाएंगे, चलो ये भी ठीक है। नोट्स मैं भेज दूंगा, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी है आपको लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखें। 4 रेशोज बात होगी ना, वो करवा दो, ठीक है। मैंने तुम्हें वो बेसिक्स करवा दी, बैलेंस शीट याद करवा दी, वो चीज़ हो गई, बस अब रेशोज हमें डिस्कस करने हैं। वो हाँ वो उसमें वो आएगा हेड सब हेड और हाँ, अब वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन अब वो शीट जो है ना वो याद कर लेना वो वाली, तो तुम्हें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। सर एक को ऊपर कर दीजिए आपने। कोई नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में लिख लेना इसको। अब लो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक। दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद छुट्टी कर दो। कोई बात नहीं। दिख रहा है क्वेश्चन? चलो सर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। चलो वैसे तो करवाने को तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें 1 घंटा और बिठा सकता हूँ, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर देखते हैं अगर हमें टाइम कम लगा तो हम लोग फटाफट से निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल सेम है जो मैंने जैसे आपको करवाया ना वैसे ही दे रखा है। सर द गुडविल ऑफ द फर्म हमें वैल्यू करनी है, वैल्यू एट 4 ईयर परचेज, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक सेकेंड, क्या बोला, 4 ईयर परचेज, ये पता है क्या है, ये 4 ईयर परचेज का मतलब क्या हो गया, ये आपकी नंबर ऑफ परचेज ईयर की वैल्यू हो गई। ये कौन सी वैल्यू होगी जल्दी बताओ सर, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनओपीवाई की वैल्यू हो गई क्या ये हमारी, हाँ सर ये एनओपीवाई की वैल्यू हो गई। इतनी बात समझ में आती है कि आप लोगों को पहले, ठीक है। फिर साथ में आपको एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं कितने के, लास्ट 5 ईयर्स के। पता बच्चा यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज होता है, मैं आपको कंफ्यूजन बताता हूँ, आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, एक ये 4 दे रखा है, एक ये 5 ईयर दे रखा है, हम कंफ्यूज हो रहा है एनओपीवाई की वैल्यू कौन सी ले, तो सर जो भी परचेज ईयर के साथ वाली वैल्यू होगी ना आप उसी को एनओपीवाई लोगे, ये याद रखना, ठीक है। ये आपको ये कंफ्यूजन बनाने के लिए, ये क्वेश्चन की कंफ्यूजन है जो मैं आपकी दूर करा रहा हूँ। क्या, जो भी परचेज ईयर के साथ वैल्यू दे रखी होगी ना, अगल बगल में वैल्यू दे रखी हो, वो है आपकी एनओपीवाई की वैल्यू। और ये क्या बोल रखा है, एवरेज प्रॉफिट आपको कितने टाइम पीरियड का लेना है, तो सर इसने बोला लास्ट 5 ईयर का हमें एवरेज प्रॉफिट यूज करना है, कितने साल का, और आपको वो नीचे लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अगर आप पढ़ो तो कितने साल का है सर, 1 2 3 4 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। बिल्कुल सर ये ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ये लॉस है, तो लॉस को हम प्लस करेंगे या माइनस कर देंगे सर, लॉस को ऑब्वियसली हम माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन साथ में 2020-21 के आगे कुछ ब्रैकेट में लिख के दे रखा है, आओ सर उसको एक बार रीड करते हैं क्या दे रखा है, प्लीज 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 सब लोग आराम से रीड करो। सर मैंने कहा 4.5 लाख रुपए का तो वैसे प्रॉफिट था, कौन से साल का, 20-21 का, बट उसके साथ यहाँ पर क्या दे रखा है, इंक्लूड अ एबनॉर्मल गेन, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई भी नहीं करना का, बस इसने सीधा बता दिया एक एबनॉर्मल गेन दे रखा है, और मैंने आपको क्या बोला, एबनॉर्मल गेन प्लस हो रहा होगा आप माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि सर हमें इसको क्या करना है, यहाँ से बर्खास्त करना है, निकालना है, माइनस करना है, डन। चलो जी दूसरा, सर यहाँ पे नीचे दूसरा 21-22 का प्रॉफिट दे रखा है 3.5 लाख रुपए का, जिसके अंदर बोल रखा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000, ये 90,000 उस प्रॉफिट में माइनस हो रखा होगा, हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, तो प्लस कर देंगे, डन। तो मैंने आपको यही बताया, नीचे मैंने लिखवाया भी यही था, आप लोग प्लीज पढ़ लो दोबारा से। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो हमें उससे क्या करना है, लेस करना है, जो मैंने आप लोगों को लिखवाया, बताया, समझाया, डन। कोई डाउट, क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं कैसे सर हमें करना है, हमें क्या करना है सर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है, सिंपल। आ जाओ सर आप लोग मेरे साथ करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है ना, तो आप अपने माइंड में सबसे पहला काम हमारा पता है क्या रहेगा, हमें एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट्स का मतलब जिसमें से ये एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल जो प्रॉफिट्स वगैरह है वो क्या हो रखे हो, हट रखे, डन है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी एक स्टेटमेंट सी बनती है, अच्छा सा फॉर्मेट बना के चलेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले में ईयर, ईयर आ गया, दूसरा आएगा आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट, फिर तीसरी आ जाएगी आपके पास एडजस्टमेंट्स, क्या आ जाएंगी, एडजस्टमेंट्स क्या होगी, वही एबनॉर्मल गेन लॉस जो हमें प्लस माइनस करना था वो हम यहाँ पे प्लस माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपके पास, लास्ट में क्या आएगा जल्दी बताओ सर, लास्ट में हमारा वो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा,
मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब कितने साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं? 18, 19, 19, 20, 18 से 23 तक बनाना है। 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23। एक एक लाइन का आप गैप छोड़ दोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बाद में एडजस्टमेंट, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो हमें समझनी पड़ेगी। डन? पहले यहाँ तक समझ में आया। अब प्रॉफिट्स को लिखते हैं। काम करते हैं। 2 लाख, 3 लाख का लॉस था तो उसको नेगेटिव में करके लिख देना, सेम जैसे वहां ले रखा है वैसे यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिख देना। माइनस का 3 लाख, फिर 4.5 लाख, 350 और 260। 4.5 लाख, 3,50,000 और 2,60,000। कुछ है क्या इसके अंदर? अभी तक कुछ भी था क्या? बड़ा आसान है। क्या लिया कम है? जो लिखा है ऊपर दे रखा है वो उठा के पटक दिया। अब एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट सर सिर्फ 2 ही दे रखी थी, एक थी एबनॉर्मल गेन की और एक है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की। चलो, तो एबनॉर्मल गेन क्या करना पड़ेगा? 50,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा। कौन से साल से? जिसके आगे दे रखा है 20-21 वाले साल से ही हमें माइनस इसको करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 20-21 वाले साल में चले जाते हैं और वहां पर 50,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, माइनस 50,000। डन? इजी। जिस साल में माइनस करना था जाके उस साल में माइनस कर दिया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है सर? आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। यहाँ पे ये एबनॉर्मल लॉस माइनस होगा, इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 90,000 रुपए प्लस कर देंगे। कौन से साल में? 21-22 में। अब सर एडजस्टेड प्रॉफिट, सर यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट आई नहीं बचे हुए सालों में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस बात खत्म। उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 2 लाख का ये, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो ये कितना आ गया? सेम ही आ गया, 2 लाख ही आ गया। 3 लाख का नेगेटिव था, उसमें कोई एडजस्टमेंट आएगा? नहीं सर आया, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कितना? 3 लाख रुपए लिख देंगे। सर फिर उसके बाद 450 था, उसमें एडजस्टमेंट है, माइनस 50,000 करना है, तो 450 में माइनस 50,000 करेंगे, कितना आएगा? 4 लाख रुपए आ जाएगा। सर उसके बाद 350 में प्लस करना है 90,000 रुपए, तो हमारे पास 4,40,000 रुपए आ जाएगा। और इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, 2,60,000 रुपए आपका एज इट इज आ जाएगा। आप इसका टोटल निकाल लोगे सबसे पहले, है बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं, सब एक ही है, भाई बंधु ही है, ठीक है सारे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस करना है। एक बार फटाफट से कर लेते हैं। 60 और 40 तो हो गया, 1 लाख, 5 लाख, 7, 11 में से 1 माइनस 10 लाख आएगा। टोटल आएगा इसका 10 लाख। आप इसका टोटल भी कर लो यहीं पर ही। अब लगा लो अपना फॉर्मूला। अब मेरी बात समझना है, ये आपके फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए। मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? ये देखो, एक मिनट बस सुनना मेरी बात। मैंने आपको ऊपर एवरेज प्रॉफिट का कुछ फॉर्मूला लिखवाया था, कहाँ गया? ये रहा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, क्यों निकालना है जल्दी बताओ? क्योंकि सर हमें गुडविल निकालनी है, और एवरेज प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्या हमने निकाल लिया क्या वो सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट? समझना, नीचे है, मैं इसको उधर ले जाऊंगा। समझ क्या बोला मैंने? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया क्या? हाँ सर, ये देखो, ये रहा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट और ये रहा उसका सम। यहीं पे निकल गया क्या? ये स्टेटमेंट का बस यही फायदा है, आपने इसके अंदर पोस्ट करा और आपके पास सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो 11 आ रहा है, 5, 2, 7, 7, 4, 11। उसके बाद ऊपर का नेगेटिव का 1, 10 लाख आएगा। ठीक है, चलो, तो आपका ये 10 लाख रुपए का सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5 है। 18, 19 ये ना 1, 2, 3, 4 और 5 साल है। तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो इसको। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 हो गया, कितना आ गया जल्दी बताओ? 2 लाख रुपए आपका पर एनम का प्रॉफिट आ गया। अब बस गुडविल निकालनी है, ये गुडविल निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। एवरेज प्रॉफिट पे नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई कराना, और नंबर ऑफ परचेज ईयर की वैल्यू कहां से पता चली थी? 4 पता चली थी, हमने यहाँ से निकाली थी। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट अब आप गुडविल लिख दो। गुडविल इज इक्वल्स टू सर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, 8 लाख रुपए की आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सही है क्या? एक बार मैं आंसर भी मैच कर लो। ये लो जी, 8 लाख रुपए की आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। आसान है क्या? डन। चलो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब ये आपका है बेटा, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये वाला, ये फॉर्मूला आप रेफर कर लो। अभी भी गड़बड़ है क्या? अरे बाप रे, ये है भाई, ये फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा कह रहे हो? हाँ हाँ, लो
कर बेटा, इसको कितना आएगा? माइनस का 1 लाख आएगा। ये पहले इसको कर, 60,000 इसमें प्लस कर दे पहले, तो 5 लाख नहीं 4,40,000 है, उसमें 60,000 प्लस कर कितना आएगा? 5 लाख, और उसमें 2 लाख और प्लस कर दो, 7 लाख। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 7 लाख। ये 7 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 11 लाख। और ये माइनस का 1 लाख इसमें सम अप होएगा तो कितना बचेगा? 10 लाख। डन। कोई नहीं पूछता, तुझे तुम्हें वो नहीं देखना था, तुम्हें समझ में आ गया ना, इसका प्लस करेंगे तो 10 लाख आएगा, बस ठीक है। हो गया? लिख लिया? लिख ले भाई, क्वेश्चन तो लिख ले, सॉल्यूशन तो तू भी लिख ले। सुधर जाओ। हो गया? कर लो भाई। हो गया? डन। बड़े ढीले बंदे हो भाई। हो गया? बेशर्मो। ठीक है, चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, करते हैं ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, टीएस से भी कर लेंगे, टीएस से होमवर्क में देंगे, ठीक है। इसके करा दिए टीएस के होमवर्क, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लीज मेरी बात समझना। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में कुछ बात कराई है भाई, प्लीज प्लीज, ओए ओए ओए, बस 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 सुनो मेरी बात, सुनो क्या है सुनना। मैंने कहा, याद है आप लोगों को, आरएल लिमिटेड हम लोग परचेज करने गए थे। आरएल लिमिटेड के अंदर कितना था? एसेट पड़े थे 10 करोड़ के, लायबिलिटी थी 3 करोड़ की, और उससे हमने स्टार्टिंग में निकाली थी वर्थ। कितने करोड़ की आई थी वो? 7 करोड़ की। लेकिन उस 7 करोड़ की वर्थ की चीज के लिए हमने अगर दिए 19 करोड़ रुपए, तो हमने गुडविल के लिए कितने पैसे दिए होंगे? सर कहीं ना कहीं माइनस करके निकाल लेना आप। आपको ऐसे ऐसे ही एक क्वेश्चन है, आप लोगों को सेम ऐसे ही देखना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप ऐसी कंसिडरेशन करो, तो ये जो एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू लोगे आप, वो कौन सी लोगे? हमेशा जब भी आप गुडविल निकालने के लिए ये जो वैल्यूज लेने वाले हो, ऑलवेज टेक एग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एक बात सोच के देखना प्लीज। आर्यन ने ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एसेट रिकॉर्ड कर रखा था, मान के चलो एक लैंड थी, वो रिकॉर्ड कर रखी थी। कितने की? लेट सपोज उसने 7 करोड़ की रिकॉर्ड कर रखी थी। बट जितने में रिकॉर्ड कर रखी होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रखी होगी, उसका मतलब है इतने की उसने खरीदी होगी, वो रिकॉर्ड कर रखी है उसने। बट एक बात बताओ, क्या वो लैंड उसने आज से मान लो 5 साल पहले खरीदी थी, तो क्या वो 7 करोड़ की जो रिकॉर्ड करके रख रखी है, वो 7 करोड़ की बेचेगा या महंगी बेचेगा? महंगी बेचेगा। इसलिए हम बुक वैल्यू लेने की जगह कौन सी वैल्यूज लेते हैं? एग्रीड वैल्यू की, जो हमने एग्री करा होगा। अच्छा भाई आर्यन बता, ये जो एसेट है ये तू कितने में देने के लिए तैयार है? तो ये बोलेगा मैं 10 करोड़ में देने के लिए तैयार हूँ। तो ये एग्रीड वैल्यू की बात यहाँ से आई है। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलना। ठीक है,
चलो प्लीज समझो, मैंने कहा एक मधुर कंपनी लिमिटेड एक्वायर द बिजनेस ऑफ विशु लिमिटेड, मतलब वही ऐसा ही कुछ एग्जांपल हो गया कि हम लोग किसी का बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं। कौन एक्वायर कर रहा है? मधुर जी हैं जो, वो एक्वायर कर रहे हैं किसके? विशु जी। डन है। अब इसके बाद साथ में बोलेगा फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ, कितने का बोला परचेज कंसिडरेशन? 11 लाख रुपए का, यानी कि हम कितने का बिजनेस खरीद रहे हैं? सर ये वो वही वाली वैल्यू है जो हमारी 19 करोड़ लिखी हुई थी वहां पर, ये वही वाली वैल्यू है। हाँ सर ये 19 करोड़ वही वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं इसको? सर परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू एसेर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है हमें, और नीचे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री मांगी, आपको अभी जर्नल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी आप क्या करना, सीधा हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हमें क्या एसेट्स की वैल्यू दे रखी है और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है। क्या करें? एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके पहले वर्थ निकालते हैं, फिर वर्थ निकाल के कितने पैसे उस वर्थ के लिए हमने दिए बस उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? गुडविल निकल जाएगी। आ जाओ सर पहले वर्थ निकालते हैं, समझते हैं। सर वर्थ के लिए हमें, अच्छा यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी है सर, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेनी है? जो हम दोनों के बीच में एग्री हुई। अब उसके अंदर समझना, एक फर्नीचर था 50,000 का, उसके लिए एग्रीड वैल्यू कितने की आई? 40,000 की। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 40,000 लेंगे। सर एसेट को प्लस करना है और लायबिलिटीज को माइनस करना है, तो हमें एग्रीड वैल्यू देखनी है, बस बात खत्म, छोड़ दो। तो 40,000 रुपये तो ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे लिखते जाते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है कैलकुलेशन ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस। जो कैसे निकलती है? सर एसेट्स में से लायबिलिटीज को क्या कर दो? माइनस करके निकलेगी। सर एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके निकलेगी। बट एसेट कौन से दे रखे हैं? पहले उनका नाम लिख लेते हैं। एक तो फर्नीचर दे रखा है, दूसरा डेटर दे रखा है, तीसरा स्टॉक दे रखा है, और ये दोनों तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर तो लायबिलिटीज होती है। तो ऊपर 3 आपको एसेट दे रखे हैं, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक। पहले इन तीनों का नाम लिखाते हैं यहाँ पर। है बेटे? सब जो भी है, बस आपको वो कुछ चीज़ें छोड़नी है, वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। उसके ऊपर टॉपिक है इसके अंदर, बाद में वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए आप जितनी भी लायबिलिटी जो इस टाइप के क्वेश्चन में दे रखे हो आप उसको कंसीडर करके चलो, बस बात करो, ठीक है। तो मैंने कहा एसेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सर 3 चीज़ें दे रखी है, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक। फर्नीचर, डेटर एंड स्टॉक, इनकी वैल्यू लेते हैं। सर कितनी है बताओ? 40,000 तो ये दे रखी है। अब सर समझना थोड़ा सा, 40,000 फर्नीचर की वैल्यू तो दे रखी है। एक बात बताओ, ये डेटर की वैल्यू में क्या लिख रखा है इन्होंने? सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 4%। मतलब ये पता है क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे को ना 4% का डाउट है कि देंगे या नहीं देंगे। तो मैंने कहा डाउट है, या फिर ये श्योरिटी मिल चुकी है, ऐसा बोलना, श्योरिटी मिल चुकी है। श्योरिटी मिल चुका है कि 4 इनमें से 4% बंदे, इस 2.5 लाख में से 4% बंदे पैसा नहीं देने वाले, तो क्या हम उसको एसेट कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, तो माइनस कर दो। 4% इसमें से माइनस करके जो वैल्यू आए आप वो लिख लो। आ जाओ, 2.5 लाख में से, मैं तो सिर्फ यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे वैल्यू बता देना। 2.5 लाख में से 4% ऑफ 2.5 लाख माइनस कर देना और वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ रही है? 2,40,000। चलो जी, ये एसेट की वैल्यू आ गई। किसी को डाउट इसमें? डन। आ जाओ अगले पे चलते हैं। स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 7,20,000 की दे रखी है, वो भी उठा लेते हैं। फिर अगला लायबिलिटीज की 2 वैल्यू है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर, उसको लायबिलिटीज में लिख देते हैं। पहले इसका टोटल कर दो, चलो एक काम करो, यहाँ बाहर लिख दो। 40 और 40 80 हो जाएगा, 2 80 और 20 हो गया तो 3, ये 10 लाख आ रहा है, ये वही, अच्छा ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर है लायबिलिटी में, मान जाओ बातें नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर 20,000 और 1,80,000, 20,000 और 1,80,000 कितना हो गया? 2 लाख हो गया क्या? हाँ सर 2 लाख हो गया। और आप सर 10 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी? सर वर्थ निकल जाएगी। वर्थ कितने की वर्थ है जल्दी बताओ? सर 8 लाख रुपए की वर्थ आ गई क्या? समझ में आया यहाँ तक? सर एसेट की वैल्यू ले ली, लायबिलिटी की वैल्यू ले ली और दोनों को आपसी में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और कौन सी वैल्यू ली? सर एग्रीड वैल्यू। बस इसमें एक ध्यान रखने वाला पॉइंट था, ये 4% हम माइनस करके वैल्यू लिखेंगे जैसा हमने यहाँ पर करा है। डन। इसके बाद अब सर आपके पास 8 लाख रुपए की वर्थ जो निकल के आई है,
ये चीज आपने सेलिंग प्राइस, अब आप गुडविल निकाल लो। गुडविल पता है कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे लिखते हैं कि कंसिडरेशन मिला कितने का। कंसिडरेशन कितने का था सर? 11 लाख रुपए आए थे क्या? ऊपर लिखा हुआ था कौन कितने पे कर रहा था सर? मधुर कंपनी हमें कितने रुपए दे रही थी? 11 लाख रुपए। और 11 लाख रुपए किस चीज के लिए मिल रहे हैं, उसकी वर्थ यहां से माइनस कर दो, तो 3 लाख रुपए की सर आपकी क्या निकल के आ जाती है यहाँ पर? गुडविल निकल के आ जाती है। मुझे बताओ सर यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है, ऐसा अलग नहीं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? तो अभी तक जो करा उसको कंक्लूड कर लो एक बार। अभी तो नहीं तो अच्छा देखता हूँ तो निशान से एक बार पूछो निशान से। दो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है तो 6:30 बजने वाले, 6 मिनट पहले क्लास हो गई। एक दो क्वेश्चन होमवर्क में भेजूंगा, वो कर लेना, ठीक है? एक दो क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। संडे को क्लास रखूँ ना रखूँ? तो फिर कल अकाउंट्स का टेस्ट तो दोगे चैप्टर 1 का? सैटरडे जाना क्या करना है? ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। हाँ, इसको फुल फॉर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट कर दो। तू रुक जा। तभी तो कह रहा हूँ कल टेस्ट दे दो। एक अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर का ले लो। चलो ठीक है, टेस्ट में ऐसा करूँगा, पर भाई तुम लोग तैयारी तो कर लो, तुम पढ़ भी तो नहीं रहे, पता तो चले है। आज देख, आज होमवर्क बताता हूँ फिर अगर होमवर्क आता है कि नहीं।